Hello children, we are studying chapter recording of transaction first. In this chapter, I have explained the topics like accounting equation. The basic accounting equation is given below. Assets is equals to liability plus capital. The above equation state that the asset of a business are always equal to the claims of the owner and the outsiders. Asset side of the balance side is the list of assets which the business entity owns. The liability side of the balance sheet is the list of owners' claims and outsiders' claim. So I have explained the accounting equation with the numerical questions also. In this chapter, I also have explained the rules of debit and credit. It has two types. First, modern approach. Second is traditional approach. Modern approach, the assets, liabilities, capital, revenue and gains, expenses and losses. Modern approach, according to the accounts, has divided in five parts. First, assets, liabilities, capital, revenue gains and expenses losses. According to the traditional approach, it has divided in three types. First, real account, personal account and nominal account. Real account means when we can't do any changes, no changes, जिसका मतलब है कि हम वहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते. दैट इज कॉल्ड द रियल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट, इट आर पर्सनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट कैन बी चेंज. These are the examples: real account like cash book, purchase book, sales book, bank. These are the example of real account. Personal account like Mohan account, Ravi account, Puneet account. These are the example of पर्सनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट लाइक एक्सपेंसेस, लॉसेज, रेवेन्यू और गेन्स. इसका मतलब है कि जो हमारे अकाउंट है, अकाउंट में हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को टू फॉर्म में यूज़ करते हैं. फर्स्ट, मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच. मॉडर्न अप्रोच जो हम करंट में यूज़ कर रहे हैं वो हमारा मॉडर्न अप्रोच है, जहाँ पर डेबिट और क्रेडिट को हमने 5 कैटेगराइज में डिवाइड किया है. अपने जो अकाउंट्स हैं उनको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है और उनके अकॉर्डिंग हम वहाँ पर उसको डेबिट और क्रेडिट यूज़ करते हैं. एसेट्स, लाइबिलिटीज़, कैपिटल, रेवेन्यू गेन और एक्सपेंसेस लॉसेस. ट्रेडिशनल अप्रोच का मतलब है कि पहले अकाउंट को, जो हमारा एक ट्रेडिशनल अप्रोच था, मतलब स्टार्टिंग में जब हम यूज़ करते थे तो वहाँ पर हम अकाउंट को इन 3 टाइप्स में यूज़ करते थे: रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट. तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि रियल अकाउंट का मतलब है कि जिन अकाउंट्स बुक्स में हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड द रियल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट का मतलब है आपका अपना पर्सनल, आपकी किसी भी एसेट्स को, किसी भी लाइबिलिटीज़ को, किसी भी चीज़ को कोई भी तभी टच कर सकता है, कोई भी तभी यूज़ कर सकता है जब आप उसको परमिशन दे रहे हो, वरना नहीं. नॉमिनल अकाउंट का मतलब है कि ऐसे अकाउंट्स जिनमें हम चेंजेस कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द नॉमिनल अकाउंट. इसका एग्जांपल है लाइक एक्सपेंसेस, लॉसेस, रेवेन्यू और गेन्स. क्योंकि कभी भी खर्चे एक जैसे नहीं होते, कभी भी लॉस जो है वो एक जैसा नहीं होता, कभी भी इनकम फिक्स नहीं होती, कभी भी गेन सेम नहीं होते. तो इसीलिए नॉमिनल अकाउंट वो है जहाँ पर चेंजेस होते रहते हैं. So children, today I also have explained some other numerical question. First is, if total assets of a business are 2 lakh and net worth capital is rupees 1,50,000, कैलकुलेट क्रेडिटर्स. इसका मतलब है कि सपोज़ आपके बिजनेस में आपके पास एसेट्स हैं. इसमें आपकी बिल्डिंग हो सकती है, मशीनरी हो सकती है, कोई लैंड हो सकती है. तो सपोज़ एक बिज़नेस के लिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक बिज़नेस है, उसमें टोटल एसेट्स की, सपोज़ आप एक बिजनेसमैन है, आपका एक बिज़नेस है, ठीक है, और आपके पास फर्नीचर, मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट, इन सबको मिला करके आप कहते हैं कि मेरे पास टोटल एसेट्स हैं, मतलब एसेट्स हैं जो मेरे प्रोडक्शन में मेरी हेल्प करती हैं. उसकी वैल्यू मेरे पास 2 लाख रुपीज़ की है. एंड नेट वर्थ कैपिटल, और जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है उसकी वैल्यू थी 1,50,000. कैलकुलेट क्रेडिटर. इसका मतलब सपोज आपके पास 2 लाख रुपए की कोई एसेट है, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट 1,50,000 का है, तो आपने यहाँ पर क्रेडिटेशन यूज़ किया है. तो हमें उसी क्रेडिटर्स को, उसी क्रेडिटेशन की अमाउंट को कैलकुलेट करना है, जिसके लिए हम क्या करेंगे, क्रेडिटर्स का मतलब है लाइबिलिटीज़. जो आपके ऊपर अमाउंट ड्यू है उन्हें हम लाइबिलिटीज़ कह रहे हैं. एसेट्स माइनस कैपिटल. एसेट्स ए माइनस सी इज इक्वल्स टू एल, कि एसेट की वैल्यू 2 लाख रुपीज़ की है,
कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमारा 1,50,000 का था, तो इसका मतलब हमारे ऊपर जो ड्यू अमाउंट है वो है लाइबिलिटीज 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a commenced business on 1st April 2011 with a capital of rupees 5 lakh. On 31st March 2012, his assets were worth rupees 7 lakh 80,000 and liabilities rupees 70,000. Find out his closing capital एंड प्रॉफिट्स अर्न ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ पर क्वेश्चन है अ कमेंस बिजनेस, एक बिजनेस को स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2011 को विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज़ 5 लाख। हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया है 1 अप्रैल 2011 को और यहाँ पर हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट था 5 लाख रुपीज़ का ऑन 31 मार्च 2012। अब हमारा जो ईयर है वो क्लोज हो चुका है, हमारा एक सेक्शन कंप्लीट हो रहा है, तो वहाँ पर हम उसको बोलेंगे क्लोजिंग। तो जब हमारे अकाउंट, जो हमारी सेशन है, जो हमारा ईयर है, जब वो क्लोज होने लगता है, जब वो कंप्लीट हो जाता है, तो हम उसको बोलते हैं क्लोजिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो साल शुरू हुआ था वो था 1 अप्रैल 2011 और अब वो एंड हो रहा है हमारा 31 मार्च 2012 को। उस टाइम पर हिज एसेट्स, उसकी जो एसेट्स की वैल्यू थी उसकी वैल्यू थी 7,80,000। लाइबिलिटीज जो ड्यू थी वो है 70,000। फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन कैलकुलेट करना है कि फर्म की क्लोजिंग कैपिटल कितनी है और प्रॉफिट कितना उसने ड्यूरिंग ईयर कैपिटल जो है वो प्रॉफिट जो है वो अर्न किया है। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू क्लोजिंग एसेट माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी, कि जब आपका साल पूरा क्लोज होने वाला है, एंड होने वाला है, तो उस टाइम पर आपके पास एसेट्स की वैल्यू कितनी थी एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग। ठीक है, 31 मार्च। क्लोजिंग लायबिलिटी और लास्ट में आपके पास लायबिलिटीज कितनी थी। तो यहाँ पर फर्म बता रही है कि जब मेरा ये 31 मार्च क्लोज हो रहा है, हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है, उस टाइम पर मेरी एसेट्स की जो वैल्यू है वो है 7,80,000। लाइबिलिटीज़ मेरे ऊपर ड्यू है 70,000। तो हमारी जो एसेट्स हैं वो है 7,80,000। 70,000 की हमारी लाइबिलिटीज़ हैं इक्वल्स टू 7,10,000। तो इसका मतलब हमारे पास जो कैपिटल है वो है 7,10,000। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दूसरा कहा है कि फाइंड आउट द प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, कि आपको जो प्रॉफिट है वो भी कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए क्लोजिंग कैपिटल, हमारी जो क्लोजिंग कैपिटल बची है वो है 7,10,000 माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस 5 लाख। इसका मतलब है कि सबसे पहले जब हमने बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमने 5 लाख रुपीज़ की कैपिटल जो है वो इन्वेस्ट की थी। अब जब हमारे अकाउंट क्लोज हो रहे हैं, हमने पूरे एक साल में काम किया है, तो हमने वहाँ पर चेक किया कि हमारे पास जो अब कैपिटल है वो कितना रिमेन है। तो वहाँ पर हमारे पास आया कि 7,10,000 का हमारे पास कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो चुका है। तो इसका मतलब जब हमारी 5 लाख रुपए कैपिटल थी इन्वेस्टमेंट की और पूरे साल काम करने के बाद अब हमारी कैपिटल जो है वो इंक्रीज हुई है, तो इसका मतलब हमें वहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमारा कितना है, 2,10,000। So children, today I have explained how you will calculate the creditors, how you will calculate closing capital, profit during the year. Next question is Surinder Mohan started business on 1st April 2011 with capital of rupees 7,50,000 and a loan of rupees 2 lakh taken from PNB. On 31st March 2012, his assets were 15 lakh. Find out his capital on 31st March 2012 and profits made or losses incurred during the year 2011 or 12. So now the question is, सुरेंद्र मोहन दोनों ने मिलकर के एक बिजनेस को स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2011 को और वहाँ पर कैपिटल इन्वेस्ट की 7,50,000 एंड अ लोन ऑफ रुपीज़ 2 लाख। यहाँ पर 7,50,000 उन्होंने अपना कैपिटल में इन्वेस्ट किया, इसके बाद 2 लाख रुपए का उन्होंने PNB से एक लोन लिया बैंक से। ऑन 31 मार्च 2012, 1 अप्रैल 2011 को बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया था। 31 मार्च 12 का जो सेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, हमारा एंड हो चुका है ईयर का। हिज एसेट्स वर 15 लाख, उसके पास जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू 15 लाख है। फाइंड आउट हिज कैपिटल ऑन 31 मार्च 2012। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि 31 मार्च 2012 को उसकी कितनी कैपिटल है।
एंड प्रॉफिट मेड और लॉसेस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर 2011 और 12, कि पूरे ड्यूरिंग द ईयर 2011-12 में कितना प्रॉफिट या लॉस फर्म को अचीव हुआ। ठीक है, फर्स्ट वी विल कैलकुलेट क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज। क्लोजिंग एसेट्स की जब हमारे फर्म क्लोज हो रही है, हमारे 1 साल कंप्लीट हुआ, तो उसने बताया कि मेरे पास जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू 15 लाख है, तो क्लोजिंग एसेट्स हमारे पास है 15 लाख। क्लोजिंग लायबिलिटीज़, हमारे ऊपर जो लायबिलिटीज़ है वो किसकी है, पीएनबी बैंक की, 2 लाख रुपीज़। 13,000 की हमारी क्या आ गई, क्लोजिंग कैपिटल। नेक्स्ट इज प्रॉफिट, क्लोजिंग कैपिटल 13 लाख है माइनस ओपनिंग कैपिटल, कि आपने स्टार्टिंग कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की थी, 7,50,000 इक्वल्स टू 5,50,000 इज योर प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ इन द अबव illustration the owners had introduced additional capital of rupees 1,25,000 and had withdrawn 40,000 for personal purpose, find out the profit। अब यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया है कि जो हमने ऊपर एग्जाम्पल पढ़ा है उस एग्जाम्पल में कह रहा है कि सपोज द ऑनर हैड इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल, कि फर्स्ट तो सुरेंद्र ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया फर्म में 7,50,000 का। इसके अलावा हो सकता है कि फर्म में चलो कुछ और हमें एसेट खरीदनी पड़ी या कोई हमें एक और इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, तो वहाँ पर कह रहा है कि फर्म ने, जो पार्टनर है उसने, जो बिजनेसमैन है उसने एक और एडिशनल का मतलब है कि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के बाद अगर हम और इन्वेस्टमेंट वहाँ पर यूज़ करते हैं तो वो हमारा एडिशनल कैपिटल होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हमने जो कैपिटल है वो 2 बार इन्वेस्ट की, 1,25,000, तो यहाँ पर हैड विड्रॉन और 1,25,000 का एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट किया और उसमें से 40,000 पर्सनल यूज़ के लिए आपने विड्रॉन किया, मतलब पैसा निकाल लिया। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल, तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल जो हमारे पास है वो हमारे पास आई थी, ऊपर देखिए 13 लाख, तो क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू है 13 लाख। ड्राइंग यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है 40,000 की ड्राइंग है, प्लस क्योंकि वो पैसा भी आपके पास गया तो इसीलिए वो आपकी क्या बन गई, आपके पास एसेट गई, लेकिन ये आपके ऊपर एक लायबिलिटी भी है, माइनस एडिशनल कैपिटल, कितना एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, माइनस 1,25,000 माइनस 7,50,000, ये उसकी ओपनिंग कैपिटल की अमाउंट थी 7,50,000 इक्वल्स टू 4,65,000। तो अब वहाँ पर उसकी जो एडिशनल कैपिटल है उसको हमने माइनस किया, उसने जो ओपनिंग कैपिटल लगाई इन्वेस्ट की उसको हमने माइनस किया, और जो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है प्लस ड्राइंग उनको हमने प्लस कर दिया, और दोनों एडिशनल अमाउंट और ओपनिंग कैपिटल अमाउंट को हमने माइनस किया, तो हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट है वो है हमारा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। नाउ अनदर क्वेश्चन इज, गिव एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है जहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हमें बताने हैं ट्रांजेक्शन्स के, कि कब हमारी एसेट्स लायबिलिटीज़ इंक्रीज या डिक्रीज होती है और किस तरह से होती है। ठीक है, सो फर्स्ट इज एग्जाम्पल, इंक्रीज इन वन एसेट डिक्रीज इन अनदर एसेट। यहाँ पर क्वेश्चन है कि आप कोई एक एसेट खरीदिए या जिससे पता चले कि कौन सी एसेट इंक्रीज हो रही है और कौन सी एसेट जो है डिक्रीज हो रही है। सो एग्जाम्पल इज परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश, परचेज मतलब खरीदना, मशीनरी मतलब कोई भी मशीन, फॉर कैश कि हमने एक मशीन खरीदी और उसके बदले में क्या दिया, कैश। तो हमारे पास क्या आई, मशीन, इंक्रीज इन मशीनरी, हमने एक मशीन खरीदी और बदले में कैश पेमेंट की, तो इसका मतलब कैश हमारा माइनस हो जाएगा और मशीन हमारे पास प्लस हो जाएगी। इंक्रीज इन मशीनरी, हमारे पास मशीन बढ़ रही है, और डिक्रीज इन कैश, हमारा कैश माइनस हो रहा है क्योंकि हमने मशीन के बदले में क्या पेमेंट की है, कैश। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन एसेट्स इंक्रीज इन लायबिलिटीज, कि जब इन एसेट्स इंक्रीज हो और लायबिलिटीज भी इंक्रीज हो। परचेज ऑफ मशीनरी ऑन क्रेडिट, इसी क्वेश्चन को सपोज हमने मशीन खरीदी क्रेडिट में, तो क्या होगा कि इंक्रीज इन मशीन, हमारे पास मशीन भी आ जाएगी और दूसरी तरफ हमारी लायबिलिटी जो है वो भी बढ़ जाएगी। तो दोनों ही कंडीशन में हमारे ऊपर क्या होगा, प्लस होगा, कि इंक्रीज इन मशीनरी, हमारे पास मशीन भी आ रही है तो हमारी मशीनरी जो है वो इंक्रीज हो रही है, दूसरी तरफ कि हमने मशीन उधार खरीदी है तो हमारी लायबिलिटीज़ भी बढ़ रही है। ठीक है, नेक्स्ट इज
इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन ऑनर्स कैपिटल। इंक्रीज इन एसेट, एसेट इंक्रीज हो रही है और ऑनर्स कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है। कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय प्रोपराइटर, कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय प्रोपराइटर का मतलब है कि जब कोई प्रोपराइटर ऑनर अपनी कैपिटल क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। इंक्रीज इन कैश, तो पहले उसके पास क्या होता है, कैश। उस कैश को वो जब इन्वेस्ट करता है तो क्या बन जाती है हमारी, कैपिटल। तो पहले उसके पास कैश था और उसके बाद, तो इसका मतलब कैश भी इंक्रीज हो रहा था और प्लस उसकी कैपिटल भी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट इज डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का मतलब कि जिनसे हम कोई सामान उधार में खरीदते हैं और हमें उनको अब क्या करनी है, पेमेंट करनी है, उसे हम क्रेडिटर्स कहते हैं। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट की। डिक्रीज इन कैश, तो हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट की, क्या दिया हमने उसको, पैसा। तो हमारा क्या हुआ, डिक्रीज इन कैश, हमारा कैश माइनस हो गया। डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, और जो हमारे लेनदार हैं, जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, वो भी क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे कम हो रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन ऑनर्स कैपिटल, कि किन कंडीशंस में जो एसेट है वो भी डिक्रीज होगी और ऑनर्स की कैपिटल भी डिक्रीज होगी। कैश विड्रॉन बाय प्रोपराइटर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, कि कैश विड्रॉन, हमने कैश विड्रॉ निकाला बाय प्रोपराइटर, किसी प्रोपराइटर ने अपने बिजनेस से कोई कैश पेमेंट ले ली तो वो कैश विड्रॉन हो गया फ्रॉम द बिजनेस। ठीक है। फॉर पर्सनल यूज, और वो जो पैसा वो यूज़ कर रहा है वो अपने पर्सनल खर्चे के लिए कर रहा है, तो वहाँ पर क्या हुआ, डिक्रीज इन कैश। तो आप फर्म से, सपोज एक दुकानदार है, एक दुकानदार सुबह से शाम तक बहुत सारे सामान बेच रहा है और पैसे अपने जो काउंटर है उसमें रख रहा है। ठीक है। अब उसके बाद अगर उसमें से वो पैसा निकाल लेता है, सपोज 10,000 5,000 से निकाला, तो क्या हो गया, उसका उस काउंटर में से जो 10,000 है वो माइनस हो गया। डिक्रीज इन कैश, पहले उसके अंदर काउंटर में या जो उसके पास एक बॉक्स था जिसमें वो पैसे रखता था, जो भी सामान सेल कर रहा है उसके बाद उस पैसे को अरेंज करता था, रखता था। तो सपोज उसमें से उसने 5,000 रुपीज़ निकाल लिए और कोई खर्च कर दिया या कोई बिल जमा कर दिया, तो इसका मतलब उसका काउंटर, उस बॉक्स में से उसका कैश क्या होगा, माइनस। डिक्रीज इन कैपिटल, जब कैश माइनस होगा तो उसकी कैपिटल भी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द जनरल। जनरल, this is the basic book of original entry. In this book, transactions are recorded in the chronological order. Chronological मतलब एक सीक्वेंस में हम इसको क्या करते हैं, लिखते हैं। जनरल एक ऐसी बुक है जिसमें केवल हम ओरिजिनल एंट्री ही मेंशन करते हैं। ओरिजिनल एंट्री का मतलब कि सपोज मैंने सेल किया, इस पेन को मैंने 10,000 में बेचा, तो ये 10,000 मुझे कैश मिला और यहाँ पर जो मेरा माइनस हुआ, तो जो भी हमारे बीच में ट्रांजैक्शंस होंगी सेकंड पर्सन से या थर्ड पर्सन से, किसी से भी जो हमारी ट्रांजैक्शंस होंगी और जिस भी रियल फॉर्म में होंगी, वही रियलिटी वहाँ पर हमारे जनरल में शो होगी। इसका मतलब जनरल में हम चेंजेस नहीं कर पाएंगे। इन दिस बुक ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब है एक सीक्वेंस, कि सपोज आपने जनरल बनाना शुरू किया तो वहाँ पर आप 1 जनवरी से 1 मंथ का बना रहे हैं या पूरे ईयर का बना रहे हैं, तो वहाँ पर जिस दिन भी ट्रांजेक्शन्स होंगी उन सभी डेट को हम सीक्वेंस में लिखते जाएंगे। जैसे अगर हम कहें कि मंथ है हमारा जो सेशन अकाउंट का है वो स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल से, तो आपने अगर एक एक महीने का जनरल बनाया तो 1 अप्रैल का मतलब 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल, तो आपने एक महीने की जनरल, तो यहाँ पर अगर एक बीच में एक भी डेट स्किप होगी तो इसका मतलब या तो वहाँ पर लिखना पड़ेगा कि आपने नो ट्रांजेक्शन, कि आज के दिन हमारी कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुई। लेकिन अगर आपने नो ट्रांजेक्शन वहाँ पर नहीं लिखी तो इसका मतलब आपकी ट्रांजेक्शन उस दिन हुई लेकिन आपने रिकॉर्ड नहीं की। तो इसका मतलब क्रोनोलॉजिकल, जैसे हम बुक पढ़ते हैं, जब हम बुक में देखते हैं कि हमारे बुक में जो नंबर्स होते हैं बुक के वो सीक्वेंस में लिखे होते हैं 1 2 3 4, तो इससे हमें पता चलता है कि सेकंड के बाद जो पेज नंबर 2 है, उस जब टीचर हमें पढ़ा रहा है और हमें कह रहा है कि बेटा ठीक है आप लोग पेज नंबर 45 खोलें, तो आप तुरंत से 1 मिनट में 45 पेज खोलेंगे क्योंकि वहाँ पर लिखा है। लेकिन अगर सपोज वहाँ पर नहीं लिखा है तो आप कैसे ढूंढ पाएंगे कि पेज नंबर 45 कौन सा। तो इसी तरह से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब है कि एक सीक्वेंस कि जहाँ पर हम अपनी ट्रांजेक्शन को अकॉर्डिंग टू द मंथ, अकॉर्डिंग टू द डेट, अकॉर्डिंग टू द टाइम, तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके अकॉर्डिंग हम
अपने जनरल को प्रॉपर वे में क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक है। द फॉर्मेट ऑफ जनरल इज, अब हमारा फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट का मतलब होता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी ट्रांजेक्शन्स हमें करनी है, उनको हम एक प्रॉपर फॉर्मेट में ऐड करते हैं। इसका मतलब कि हर चीज़ के लिए एक प्रॉपर जो प्रोसेस है वो यूज़ करनी पड़ती है। तो जनरल के लिए जो हमारा ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है डेट, पर्टिकुलर, डेट आप जिस दिन का ट्रांजेक्शन्स आप कर रहे हैं वो डेट यहाँ आएगी। पर्टिकुलर की किसके लिए ट्रांजेक्शन्स हो रही है उसकी डिटेल आएगी। LF का मतलब है लेजर फोलियो, कि अगर यहाँ पर कोई ट्रांजेक्शन्स आपको क्रॉस चेक करनी है तो आप LF, सपोज यहाँ पर लिखा पेज नंबर LF1, तो आप, और यहाँ लिखा कैश अकाउंट, कैश अकाउंट इसका मतलब आप कैश को चेक कर सकते हैं LF लेजर फोलियो के पेज नंबर 1 पे, कि वहाँ पर कोई डिफरेंस तो नहीं है। डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। तो चलिए आज हम जनरल एंट्रीज को सीखते हैं। सो चिल्ड्रन, दिस इज द क्वेश्चन। Suraj Mart furnish the following information. Transactions during the month of April 2017 are as under. Date 1st April to 30th अप्रैल। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो ट्रांजेक्शन्स है वो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक की ट्रांजेक्शन्स है। और देखिए सारी डेट, जिस भी डेट को ट्रांजेक्शन्स हुई हैं जिस भी पार्टी के साथ, उन सब की डिटेल है और उनकी डेट है। ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी हमारी डिटेल्स हैं जिनके लिए हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है, मतलब प्रिपेयर करनी है। जनरलाइज द ट्रांजेक्शन्स, और हमें जनरल एंट्री बनानी है तो यहाँ पर लिखा होगा जनरलाइज द ट्रांजेक्शन, कि इसका मतलब है कि आप जनरल एंट्रीज प्रिपेयर करिए। ठीक है। अब हमने अपना फॉर्मेट प्रिपेयर किया है, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। LF लेजर फोलियो, कि अगर मुझे कैश को चेक करना है तो जनरल के बाद एक और बुक जो हम प्रिपेयर करते हैं वो है हमारा लेज़र, जहाँ पर हम उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम जनरल एंट्री को बनाना सीखेंगे। ठीक है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज ऑन 1 अप्रैल बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1,50,000। बिजनेस स्टार्ट किया गया 1,50,000 से। यहाँ पर हम सेशन लिखेंगे 2017 अप्रैल 1 कैश अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू कैपिटल अकाउंट 1,50,000। आपने बिजनेस स्टार्ट किया 1,50,000 से। इसका मतलब पहले आपके पास क्या था, कैश। आपके पास कैश क्या था, डेबिट जमा था, टू कैपिटल अकाउंट। अब वो क्या हो गया, जा करके क्रेडिट हो गया, माइनस हो गया, और क्या बन गया हमारा, कैपिटल। इन्वेस्ट कर दिया तो ये हमारा कैपिटल बन गया। पहले हमारे पास कैश जमा था, सपोज मेरे पास कैश थे और उसको मैंने इन्वेस्ट कर दिया तो वो क्या बन गया, कैपिटल, और वो पैसे हमारे माइनस हो गए। और ये है जो ब्रैकेट में लिखा है, इसको बोलते हैं नरेशन। नरेशन मीन्स डिटेल, कि हमें बताना है कि कैश कहाँ गया, किसके लिए गया, और किस चीज़ के, किस वजह से हमने, किस रीज़न से उसको यूज़ किया। ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम नरेशन। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से। कैश हमारे पास था 1,50,000 डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, जिसको हमने खर्च कर दिया, जिसको हमने इन्वेस्ट कर दिया, और ये हमारा कैपिटल बना, और 1,50,000 क्रेडिट। नरेशन बिजनेस स्टार्ट विद कैश, बिजनेस स्टार्ट किया गया है कितने, 1,50,000 से। सेकेंड इज 1 अप्रैल, सेम ट्रांजेक्शन ऑन 1 अप्रैल अगेन, गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा 36,000। देखो बच्चों, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा 36,000, कि जब फर्म कोई बिजनेस किसी भी आदमी का, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन का नाम यूज़ कर रहा है तो इसका मतलब हम उसके साथ क्रेडिट में ट्रांजेक्शन्स करते हैं। वरना अगर हम कैश में यूज़ करेंगे तो हम बार बार क्या कहेंगे, कैश पेमेंट, कैश पेमेंट। ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर गुड्स परचेज फ्रॉम मनीषा, गुड्स का मतलब सामान खरीदा, किससे, मनीषा से, 36,000। अब हम जनरल एंट्री प्रिपेयर करेंगे। हमने जो हमें मिला वो डेबिट, और जो हमारा गया वो माइनस। ठीक। तो परचेज हमने खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट 36,000 टू मनीषा, और माइनस किसका हो गया, मनीषा का। हमारा प्लस 36,000 जो हमने खरीदा, मनीषा का माइनस 36,000 जो उसने हमें दिया। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज 1 अप्रैल स्टेशनरी परचेज फॉर कैश 2,200। अब हमने अगेन 1 अप्रैल को स्टेशनरी परचेज की कैश में 2,200। तो यहाँ पर हमने स्टेशनरी खरीदी और बदले में 2,200 कैश पेमेंट की। सो जनरल एंट्री इज
अप्रैल 1 स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, हमने क्या खरीदा स्टेशनरी, तो स्टेशनरी हमारे पास आ गई प्लस हो गई टू कैश अकाउंट, और कैश क्या हो गया माइनस, परचेज ऑफ स्टेशनरी फॉर कैश। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा बुक है उस बुक का जो पेज है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पर भी स्पेस नहीं है। तो जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं टोटल CF की टोटल जो भी हमारे पास अमाउंट है इनका हम टोटल करेंगे। टोटल CF का मतलब कैरिड फॉरवर्ड, कि इस अमाउंट को हम इन सब को फिर से नहीं लिखेंगे क्योंकि एंट्री हम बना चुके हैं, बार बार हम जो एंट्री है वो प्रिपेयर नहीं करेंगे। अब हमारा ये जो पेज है ये कवर हो चुका है क्योंकि स्पेस नहीं है, तो हम यहाँ पर टोटल CF कि सारी जो डेबिट और क्रेडिट है दोनों को सेम ट्रांजेक्शन्स टोटल करेंगे और टोटल कैरी फॉरवर्ड की इस अमाउंट को लेकर के नेक्स्ट पेज में जाएंगे जिसके लिए हम लिखते हैं कैरिड फॉरवर्ड। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पर टोटल है 1,88,000। सो सी यहाँ पर देखिए टोटल BF मतलब ब्रॉड फॉरवर्ड, ब्रॉड मतलब हमने वहाँ ये जो अमाउंट है 1,88,200 की हमने इसको पीछे से उठाया, बी मतलब ब्रॉड उठा करके हम यहाँ पर लाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज 2 अप्रैल ओपन अ बैंक अकाउंट विद SBI फॉर ₹35,000। तो इसका मतलब है कि ओपन अ बैंक अकाउंट, हमने बैंक में एक अकाउंट खोला SBI में और 35,000 वहाँ पर हमने डिपॉजिट किए। तो एंट्री बनेगी जिसके पास पैसा गया, कहाँ गया पैसा हमारे बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक प्लस हो गया 35,000 से और हमने बैंक को पेमेंट दी, कैश पे पैसा दिया तब बैंक ने जमा कर लिया टू कैश अकाउंट 35,000। ओपन अ बैंक अकाउंट विद SBI। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज गुड्स सोल्ड टू प्रिया 16,000। गुड्स सोल्ड टू प्रिया, गुड्स जो है सामान जो है हमने प्रिया को बेचा, तो यहाँ पर प्रिया के पास सामान जा रहा है, प्रिया अकाउंट डेबिट और हमारी सेल्स हमने बेचा तो हमारी सेल क्या हो गई माइनस। सो गुड्स सोल्ड टू प्रिया ऑन क्रेडिट, कि हमने जो गुड्स है वो बेचा है किसको प्रिया को क्रेडिट में। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज रिसीव अ चेक ऑफ ₹16,000 फ्रॉम प्रिया। रिसीव अ चेक, एक चेक मिला 16,000 का, किससे प्रिया से, तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, अब हमें चेक मिला है 16,000 का प्रिया से, तो हम चेक कहाँ लेकर के जाएंगे बैंक में, तो बैंक क्या हो जाएगा 16,000 बैंक प्लस टू प्रिया और प्रिया के अकाउंट से क्या हो जाएगा माइनस, चेक रिसीव फ्रॉम प्रिया। सो चिल्ड्रन दीज आर द जनरल एंट्रीज क्वेश्चन, और इस तरह से आप जब जनरल एंट्री के क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे तो आपको अपने आप अब ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अगर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं नहीं समझ में आता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से ट्राई करेंगे जनरल एंट्रीज के क्वेश्चन को। सो चिल्ड्रन टेक केयर, गुड बाय।